हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर एल चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंटों की चौथी प्रॉपर्टीज के बारे में। चौथी प्रॉपर्टीज कौन सी? उसकी चुंबकीय गुण अर्थात मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है ना। आपको तो हमारा टॉपिक किसका चल रहा है? लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंटों उनकी प्रॉपर्टीजों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जिनमें हम लोगों ने एक एक पॉइंट का डिस्कशन किया था। पहले पॉइंट में हम लोगों ने किसका डिस्कशन किया था? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। दूसरे पॉइंट में हमने किसका डिस्कशन किया था? ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट का। तीसरे पॉइंट में हम लोगों ने किसका डिस्कशन किया था? परमाणुीय एवं आयनिक त्रिज्या, मतलब एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। और उसके अंदर एक हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था लेंथेनाइड संकुचन, मतलब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और ये चौथी प्रॉपर्टी में हम डिस्कशन करेंगे चुंबकीय गुण अर्थात मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मतलब जो लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट होते हैं, ऐसे बोल सकता हूं, जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, वो किस तरीका से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, किस तरीका से वो चुंबकीय गुणों को शो करते हैं, उस चीज को हम समझेंगे। और देखो सुनो मेरी बात, आज का लेक्चर बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आपको पता है जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरी तरीका से टॉपिक समझने लायक है। ठीक है ना। आपको पता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का डिस्कशन मैं संक्रमण तत्व, ट्रांजिस्टर एलिमेंट, जब मैंने आपको 3D सीरीज पढ़ाई थी तो वहां पर भी मैं आप लोगों को सामने डिस्कशन कर चुका हूं कि 3D सीरीज के एलिमेंटों में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हम किस तरीका से निकालते हैं। और यहां पर लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट या एफ ब्लॉक के एलिमेंटों में हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस तरीका से निकालते हैं। ठीक है, दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो वो थोड़ा बहुत क्या डिफरेंस है, उन सारी चीजों को डिस्कशन आज के इस लेक्चर में करेंगे। ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूं, पहले मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का पूरे टॉपिक को बिल्कुल जीरो लेवल से उठाता हूं। ठीक है ना, बिल्कुल जीरो लेवल से उठाता हूं, जिससे कि आप लोगों को पूरा टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ठीक है ना। तो टॉपिक को बिल्कुल जीरो लेवल से उठाते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो आप लोगों को पता है कि जो डी ब्लॉक के और एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, उनमें ज्यादातर मेटल होते हैं। और हम जानते हैं कि जो मेटल होती है, कॉमन सी बात है, उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का गुण तो पाया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जितनी भी मेटल होती हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का गुण शो करते हैं, अर्थात वो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये चीजों को आप सभी को अच्छी तरीके से जानते हो। ठीक है ना। और जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट वो किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। भाई हम यही तो बोलते हैं कि किसी के अंदर अगर चुंबकीय आघूर्ण का मान आता है या मैग्नेटिक मूवमेंट का मान आता है, वो किसकी वजह से आता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। और आप लोग जानते हो कि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक में कितने प्रकार से गति करता है? 2 प्रकार से गति करता है, जिसका डिस्कशन मैंने डी ब्लॉक के एलिमेंटों में भी किया था। ठीक है ना। नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार से गति करता है? 2 प्रकार से गति करता है, जिनमें एक तो उसकी कक्षीय गति होती है जिसको ऑर्बिटल मोशन बोलते हैं, और एक उसकी चक्रण गति होती है जिसको आप स्पिन मोशन बोलते हो। मैं यहां पर डिस्कशन कर लेता हूं। देखो, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार से गति करता है? 2 प्रकार से। एक तो करता है वो कक्षीय गति, एक तो वो करता है कक्षीय गति जिसको आप ऑर्बिटल मोशन बोलते हो। क्या बोलते हो? ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल मोशन। और एक करता है वो कौन सी? चक्रण गति, चक्रण गति जिसको आप लोग क्या बोलते हो? स्पिन मोशन, स्पिन मोशन। इधर देखिए, ध्यान से समझिए, मैं ये बोल रहा हूं कि किसी भी परमाणु, अणु या आयन में इलेक्ट्रॉन के कारण उनमें किसके मान आते हैं? चुंबकीय आघूर्ण के मान आते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट के मान आते हैं। ठीक है ना। कोई भी परमाणु हुआ, अणु हुआ या आयन हुआ, उनमें अगर मैग्नेटिक मूवमेंट के मान आ रहे हैं, चुंबकीय आघूर्ण के मान आ रहे हैं, तो वो किसकी वजह से आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की वजह से। और ये इलेक्ट्रॉन नाभिक में या न्यूक्लियस में, या ऐसे बोल सकता हूं परमाणु के अंदर कितने प्रकार से गति करता है? 2 प्रकार से गति करता है। एक तो वो कौन सी करता है? कक्षीय गति जिसको आप ऑर्बिटल मोशन बोलते हो, और एक वो कौन सी करता है? चक्रण गति जिसको आप स्पिन मोशन बोलते हो। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं यहां पर हिंदी में बोलूं या इंग्लिश में बोलूं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों आप लोगों के सामने शो कर रखी है। इधर देख लो, जितने भी स्टूडेंट इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मैंने यहां पर आप लोगों के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों शो कर रखे हैं। ठीक है ना। अब मैं हिंदी में बोलूं या इंग्लिश में बोलूं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कक्षीय गति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल मोशन। और चक्रण गति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पिन मोशन। ठीक है ना। आगे की बात सुनिए। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार से गति करता है? 2 प्रकार से गति। एक तो कौन सी? कक्षीय गति करता है, और एक कौन सी गति करता है? चक्रण गति। कक्षीय गति को हम किससे शो करते हैं? कक्षीय गति को हम शो करते हैं म्यू एल से। ठीक है ना। कक्षीय गति को हम किससे शो करते हैं? म्यू एल से। और जो चक्रण गति है उसको हम किससे शो करते हैं? म्यू एस से। ठीक है ना। तो हम जानते हैं
कि किसी भी परमाणु अणु या आयन में, ठीक है ना, कितने प्रकार से गति होती है इलेक्ट्रॉन की? दो प्रकार से गति होती है। एक तो कौन सी होती है? कच्ची गति होती है, और एक कौन सी होती है? चक्रण गति होती है। कच्ची गति को किससे शो करते हैं? म्यू एल से शो करते हैं, और चक्रण गति को हम किससे शो करते हैं? म्यू एल से शो करते हैं, ठीक है ना। और इनको अगर टोटल कर दिया, चुंबकीय आघूर्ण के मान इन दोनों की वजह से आते हैं, तो मैं ऐसे कर सकता हूं म्यू एल प्लस म्यू एस। मतलब किसी के अंदर अगर चुंबकीय आघूर्ण के मान आते हैं तो उनमें कच्ची गति का भी योगदान होता है और उनमें चक्रण गति का भी योगदान होता है, ठीक है ना। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। इनके अंदर एक टॉपिक आएगा, एक कॉन्सेप्ट आएगा, वो कॉन्सेप्ट मुझे आपको समझाना है। एक बार फिर से समझना, किसी भी परमाणु या आयन में जो मैग्नेटिक मूवमेंट के मान होते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? इलेक्ट्रॉन की वजह से। ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर या ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर कितने प्रकार से गति करता है? दो प्रकार से। एक तो आपकी कौन सी होती है? कच्ची गति, जिसको म्यू एल से शो करते हैं, और एक आपकी कौन सी होती है? चक्रण गति, जिसको किससे शो करते हैं? म्यू एल से, ठीक है ना। कच्ची गति के कारण अगर चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होंगे तो उनको कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं, मतलब ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट बोलते हैं। और अगर चक्रण गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण के मान आ रहे हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट के मान आ रहे हैं, तो इनको स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट बोलते हो, ठीक है ना। एक बार फिर से लेना, अगर कच्ची गति के कारण मैग्नेटिक मूवमेंट के मान आ रहे हैं तो उनको बोलेंगे कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, अर्थात ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। और अगर चक्रण गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण के मान आ रहे हैं तो उनको बोलेंगे चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, अर्थात स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि इन दोनों का योगदान होता है, म्यू बराबर म्यू एल प्लस म्यू एस। ये किसको शो कर रहा है? ऑर्बिटल को, और ये किसको शो कर रहा है? स्पिन को। लेकिन जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, डी ब्लॉक के एलिमेंट, उनके अंदर क्या होता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट के मान होते हैं ना, वो केवल किस पर डिपेंड करते हैं? चक्रण गति पर, अर्थात स्पिन मोशन पर, ठीक है ना। किस पर डिपेंड करते हैं? म्यू एस पर। एक बार फिर समझना, जो अपने डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, जिनको आप संक्रमण तत्व तो ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हो, उनके मैग्नेटिक मूवमेंट के मानों में योगदान केवल कौन सी गति का होता है? चक्रण गति का। उसमें कच्ची गति का योगदान नहीं होता। अर्थात जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनमें मैग्नेटिक मूवमेंट के मान आते हैं, वो किसकी वजह से आते हैं? चक्रण गति की वजह से, या चक्रण चुंबकीय आघूर्ण की वजह से, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से, ठीक है ना। उनमें चक्रण गति का, उनमें कच्ची गति का कोई भी योगदान नहीं होता। अब आपका क्वेश्चन ये हुआ कि सर जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, ठीक है ना, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनमें कच्ची गति का कोई योगदान नहीं होता और उनमें चक्रण गति की वजह से चुंबकीय आघूर्ण के मान आते हैं, तो सर चक्रण कच्ची गति की वजह से क्यों नहीं आते उनमें चुंबकीय आघूर्ण? भाई मैं ऐसे बोल रहा हूं कि चक्रण गति की वजह से उनमें चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू आती है, तो भाई कच्ची गति की वजह से क्यों नहीं आते? तो इसका रीजन दे देता हूं मैं आप लोगों के लिए। देखो, जो कच्ची गति से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण होते हैं ना, वो लिगेंडों द्वारा क्या कर देते हैं? उदासीन, कैंसिल आउट कर देते हैं। देखो आप लोगों को पता है कच्ची गति की वजह से आपको पता है चुंबकीय आघूर्ण के मान आ रहे हैं, ठीक है ना। कच्ची गति की वजह से चुंबकीय आघूर्ण के मान आ रहे हैं, और लिगेंड, क्योंकि आपको तब मेटल और लिगेंड की केमिस्ट्री को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं, जिसको आपको पता है डी ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं, ठीक है ना, डी ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं। तो देखो कच्ची गति की वजह से चुंबकीय आघूर्ण के मान आ रहे हैं और लिगेंडों की वजह से भी चुंबकीय आघूर्ण के मान आ रहे हैं। तो जो लिगेंड होते हैं ना, वो कच्ची गति से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं, अर्थात उनको क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं। कैंसिल आउट कर देते हैं तो कॉमन सी बात है, वहां पर आप लोगों की वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी। इसका मतलब ये निकला कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनमें, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनके चुंबकीय गुणों में कच्ची गति का कोई भी योगदान नहीं होता। इसलिए कच्ची गति से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को हम क्या मान के चलते हैं? जीरो, ठीक है ना। वहां पर सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड करेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट के मान, और वो किस पर डिपेंड करेंगे? चक्रण गति पर, अर्थात स्पिन मोशन पर डिपेंड करेंगे, जिसका फॉर्मूला आप लोगों को जब मैंने डी ब्लॉक के एलिमेंट पढ़ाए थे तब बताया था। फॉर्मूला ये होता है म्यू एस बराबर अंडर रूट एन एन प्लस टू, म्यू एस बराबर अंडर रूट एन एन प्लस टू। और यहाँ पर एन किसको शो कर रहा है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। एक बार फिर सुन लेना मेरी बात ध्यान से। यहां पर जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, डी ब्लॉक, ध्यान से समझना, पहले मैं डी ब्लॉक से कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, फिर डी ब्लॉक से घुमाकर फिर मैं किस पाऊंगा? एफ ब्लॉक पर। अभी मैं एफ ब्लॉक पर नहीं आ रहा हूं, क्योंकि आपको मैंने पहले बोल दिया, मैं पहले बेसिक चीजों को क्लियर करवा रहा हूं, पहले मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा रहा हूं। जैसे ही आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, फिर मैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट को पाऊंगा, फिर पूरे एफ ब्लॉक एलिमेंटों की पूरी केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और इस पूरी सीरीज पर डिस्कशन करूंगा, ठीक है ना। अभी पहले मैं आपका बेसिक क्लियर कर रहा हूं, ठीक है ना। तो अभी मैं डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक की केमिस्ट्री पर नहीं आऊं, अभी सिर्फ मैं आपको उनके
इलेक्ट्रॉन की गति को बताया और डी ब्लॉक की केमिस्ट्री, फिर डी ब्लॉक की केमिस्ट्री की कंपेयर कैसे करेंगे एफ ब्लॉक की केमिस्ट्री, ठीक है ना, इसलिए ध्यान से समझते चलो। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई जो कच्ची गति होती है ना, कच्ची गति, ये कच्ची गति होती है, इनका डी ब्लॉक के एलिमेंटों के चुंबकीय आघूर्ण में कोई भी योगदान नहीं होता, अर्थात इसको हम क्या मान के चलते हैं, जीरो मान के चलते हैं, ठीक है ना, कच्ची गति का कोई भी योगदान नहीं होता, ठीक है ना। इसका रीजन मैंने क्या दिया था कि कच्ची गति की वजह से जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसको लिगेंड क्या कर देते, कैंसिल आउट कर देते हैं, क्योंकि कच्ची गति की वजह से भी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है और लिगेंडो द्वारा भी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, तो दोनों ही एक दूसरे को क्या कर देते, कैंसिल आउट। कॉमन सी बात, अगर कैंसिल आउट कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। इसलिए कक्षीय गति का, ऑर्बिटल मोशन का डी ब्लॉक के एलिमेंटों में कोई भी योगदान नहीं होता, अर्थात डी ब्लॉक के एलिमेंटों में चुंबकीय आघूर्ण के मानों में इनका कोई योगदान नहीं होता और इनकी वैल्यू हम क्या मान के चलते हैं, जीरो मान के चलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डी ब्लॉक के एलिमेंटों में जो चुंबकीय आघूर्ण के मान किस पर डिपेंड करते हैं, चक्रण गति पर। किस पर डिपेंड करते हैं, चक्रण गति पर, जिसका फॉर्मूला होता है म्यू एस बराबर अंडर रूट एन एन प्लस टू, और एन यहां पर किसको शो कर रहा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। इसका मतलब एक बात हम लोगों को समझ में आ गई कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनमें चुंबकीय आघूर्ण के मान किस पर डिपेंड करते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। जिसके पास जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू उतनी ही ज्यादा है। कॉमन सी बात है, बिल्कुल सही बात है। सपोज करो किसी की मैग्नेटिक मूवमेंट, किसी के पास नंबर ऑफ अनप्रॉड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो आपको बताओ उसका आंसर कितना आएगा, 1.73 आएगा, ठीक है ना। किसी के पास नंबर ऑफ अनप्रॉड इलेक्ट्रॉन 2 है, तो आपको पता है उसका आंसर कितना आएगा, 2.82 आएगा। किसी के पास नंबर ऑफ अनप्रॉड इलेक्ट्रॉन 3 है और यहाँ पर सूत्र में रखोगे फॉर्मूले में, तो आपको पता है कितना आएगा, 3.87 आएगा, ठीक है ना। किसी के पास नंबर ऑफ अनप्रॉड इलेक्ट्रॉन 4 है और फॉर्मूले के अंदर उनको रखोगे तो आपका आंसर आएगा 4.89, ठीक है ना, 4.89। और किसी के पास नंबर ऑफ अनप्रॉड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है, तो कॉमन सी बात है इस फॉर्मूले के अंदर रखोगे तो कितना आएगा आपका आंसर, 5.91। इसका मतलब 1.73, 2.82, 3.87, 4.89, 5.91। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ अनप्रॉड इलेक्ट्रॉन अर्थात जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे आप लोगों के चुंबकीय आघूर्ण के मान भी बढ़ते गए। यहाँ पर नंबर ऑफ अनप्रॉड इलेक्ट्रॉन कितना था, 1, यहाँ पर कितने थे, 2, यहाँ पर कितने थे, 3, यहाँ पर कितने थे, 4 और यहाँ पर कितने थे, 5। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। क्या जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनमें चुंबकीय आघूर्ण के मान किस पर डिपेंड करते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, और फॉर्मूला किसके अकॉर्डिंग निकालते हैं, म्यू एस बराबर अंडर रूट एन एन प्लस टू, अर्थात उनके चुंबकीय आघूर्ण किस पर डिपेंड करते हैं, चक्रण गति पर, कक्षीय गति पर डिपेंड नहीं करते। और कक्षीय गति पर डिपेंड क्यों नहीं करते आप लोगों के लिए बता दिया, ठीक है ना। एक बार फिर बता देता हूं, कक्षीय गति पर इसलिए डिपेंड नहीं करते क्योंकि जो कक्षीय गति से चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू आएगी उसको लिगेंडो द्वारा क्या कर देगा, कैंसिल आउट। तो लिगेंडो द्वारा कैंसिल आउट कर दी जाएगी वैल्यू, तो कॉमन सी बात है आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसलिए जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनके चुंबकीय आघूर्ण के मान किस पर डिपेंड करते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, अर्थात किस पर डिपेंड करते हैं, चक्रण गति पर, कक्षीय गति पर डिपेंड नहीं करते। जिसके पास जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसके मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू उतनी ही ज्यादा आएगी, जैसे कि मैंने यहां पर शो कर दिया। अगर इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू 1 रखोगे अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 हुई तो आंसर 1.73 आएगा, 2 हुई तो आंसर 2.82 आएगा, 3 हुई तो आंसर 3.87 आएगा, 4 हुई तो 4.89 आएगा, 5 हुई तो 5.91 आएगा। इसका मतलब कॉमन सी बात है, जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए वैसे वैसे आपके मैग्नेटिक मूवमेंट, चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू भी बढ़ती गई। सो आगे नहीं मेरी बात आप लोगों को समझ में, इस चीज में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और आपको पता है जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनमें 5 से ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनमें 5 से ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, क्योंकि कॉमन सी बात है डी की कितनी ऑर्बिटल होती है, 5 ऑर्बिटल होती है। भाई डी की कितनी ऑर्बिटल होती है, 5 ऑर्बिटल होती है, और मुझे इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरने, क्योंकि हम जानते हैं एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कॉमन सी बात है 5 में कितने भरेंगे, 10। तो देखो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए। 5 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद आपको होता पेयरिंग चालू हो जाएगी, युग्मन चालू हो जाएगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनप्रॉड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हो गए, 5। उसके बाद आपको होता घटने चालू हो जाएंगे। अब कितने बचे, 4, कितने बचे 3, अब कितने बचे 2, अब कितने बचा 1 और अब कितने बचे 0। मेरी बात आप लोग समझ में आ गए ना कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनप्रॉड इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 5, इसलिए मैंने 5 तक वैल्यू रखी है। उसके बाद आपको होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती जाती है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अभी मैं एफ ब्लॉक के एलिमेंटों पर बात करने वाला हूं। इससे पहले मैं एक बार दोबारा से मेरे टॉपिक पर डिस्कशन कर लेता हूं कि मैंने अभी आप लोगों के सामने किस चीज को रिप्रेजेंट किया है। तो सुनो भैया, मैंने
लेंथेनार्ड सीरीज के एलिमेंटों की चौथी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहा था, चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो उससे पहले मैंने बोली थी भाई, मैं आपको बेसिक चीजें बता देता हूं। तो बेसिक चीज में मैंने क्या बात बताई थी कि कोई भी परमाणु हुआ, अणु हुआ या आयन हुआ, उसमें चुंबकीय आघूर्ण के मान किस पर डिपेंड करते हैं? इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु में कितने प्रकार से गति करते हैं? दो प्रकार से। एक तो वो करते हैं कक्षीय गति, जिसको ऑर्बिटल मोशन बोलते हैं, और एक करते हैं वो चक्र गति, जिसको स्पिन मोशन बोलते हो। कक्षीय गति के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है, घूमता रहेगा तो कॉमन सी बात है वो कक्षीय गति उत्पन्न करेगा। और चक्रण गति कैसे करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन, आपको पता है नाभिक में कक्षीय गति करने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन चक्रण गति भी करता है, जिसको आप बोलते हो ना कि इलेक्ट्रॉन का चक्रण दो प्रकार से होता है, एक तो कौन होता है क्लॉकवाइज, एक कौन होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो इस तरीका से इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार से गति होती है। फिर मैंने ये बात की थी कि किसी के अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट का मान आता है, उनमें दोनों ऑर्बिटलों का बराबर योगदान होता है, अर्थात चुंबकीय आघूर्ण के मानों में म्यू एल प्लस म्यू एस, अर्थात कक्षीय गति का भी योगदान होता है और चक्रण गति का भी योगदान होता है। इसीलिए मैं लिख दिया म्यू बराबर, म्यू किसको शो करते हैं? चुंबकीय आघूर्ण को। म्यू किसको शो कर रहा है? चुंबकीय आघूर्ण अर्थात मैग्नेटिक मूवमेंट को। और म्यू एल किसको शो कर रहा है? कक्षीय गति को। और म्यू एस किसको शो कर रहा है? चक्रण गति को, ठीक है। फिर मैंने ये बेसिक बताने के बाद फिर मैंने डी ब्लॉक की केमिस्ट्री के बारे में बात की कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, उनके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट के मान अर्थात चुंबकीय आघूर्ण के मान केवल किस पर डिपेंड करेंगे? चक्रण गति पर। कक्षीय गति का उनमें कोई योगदान नहीं होता। अब क्वेश्चन ये होता कि भाई कक्षीय गति का योगदान क्यों नहीं होता? तो कक्षीय गति के योगदान के बारे में मैंने ये बोली थी कि कक्षीय गति से जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है ना, उसको लिगेंड क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं, क्योंकि कक्षीय गति से चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा और लिगेंड द्वारा भी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा, तो दोनों वैल्यू एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं। अगर वो वैल्यू कैंसिल आउट कर देते हैं तो कॉमन सी बात है वहां पर वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। इसलिए कक्षीय गति का जो योगदान होता है डी ब्लॉक के एलिमेंटों में चुंबकीय आघूर्ण के लिए, वो क्या होता है? जीरो होता है। और चुंबकीय आघूर्ण के मान किस पर डिपेंड करते हैं? चक्रण गति पर, अर्थात स्पिन मोशन पर। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? जिसके लिए फॉर्मूला दे रखा है म्यू एस बराबर अंडर रूट एन एन प्लस टू, जिसका डिस्कशन मैंने डी ब्लॉक के एलिमेंटों में भी किया था, ठीक है ना। म्यू एस बराबर अंडर रूट एन एन प्लस टू, इसका मतलब जिसके पास जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसके मैग्नेटिक मूवमेंट के मान उतने ही ज्यादा आएंगे, ठीक है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? किसी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं है ना? तो देखो, जब अब इसका प्रूफ कैसा हुआ कि भाई चक्रण गति से जो चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है डी ब्लॉक के एलिमेंटों में। तो इसका क्या प्रूफ था? तो जो साइंटिस्टों ने शुरू में मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू कैलकुलेट की थी ना, तो उन्होंने क्या किया था कि इस फॉर्मूले से डी ब्लॉक के एलिमेंटों की मैग्नेटिक मूवमेंट उन्होंने काउंट किए थे, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से उन्होंने डी ब्लॉक के एलिमेंटों के मैग्नेटिक मूवमेंट के मान काउंट किए थे। तो काउंट करके देखा तो इससे जो मान आ रहे थे ना इस फॉर्मूले से, और जो प्रायोगिक मान थे, प्रैक्टिकल वैल्यू थी, वो एक दूसरे की बहुत ज्यादा समानता शो कर रहे थे, मतलब लगभग आसपास आ रहे थे, ठीक है ना। इसलिए उन्होंने फिर मान लिया कि भाई जो डी ब्लॉक के एलिमेंट में उनमें चुंबकीय आघूर्ण के मान आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं? चक्रण गति की वजह से, अर्थात स्पिन मोशन की वजह से। क्योंकि इस फॉर्मूले से जो मान आते हैं, इस फॉर्मूले से जो मान आते हैं और जो आपकी प्रैक्टिकल वैल्यू होती है वो काफी समान होती है, मतलब वैल्यू लगभग एक दूसरे के आसपास आती है। इसीलिए डी ब्लॉक के एलिमेंटों में जो योगदान होता है चुंबकीय आघूर्ण में, उसका कौन सी गति का योगदान होता है? चक्रण गति का, ठीक है ना। जिसकी वजह से कौन सा चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है? चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, अर्थात स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। मेरी बात आप लोग समझे? स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं है? अब बात यहां तक तो हमारी किसकी हो जाती है? डी ब्लॉक के एलिमेंटों की। लेकिन जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, एफ ब्लॉक के एलिमेंट, एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, आपको पता है न्यूक्लियस के बिल्कुल पास की ऑर्बिटल होती है। इसका डिस्कशन मैं शुरू के बेसिक लेक्चर में कर चुका हूं। एफ ऑर्बिटल बिल्कुल न्यूक्लियस के पास की ऑर्बिटल होती है, न्यूक्लियस के पास की ऑर्बिटल होती है। तो जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट है ना, एफ ब्लॉक के एलिमेंट, उनमें कक्षीय गति और चक्रण गति दोनों का बराबर योगदान होता है। मतलब जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, उनके मैग्नेटिक मूवमेंट के मान में या उनके चुंबकीय आघूर्ण के मान में कक्षीय गति और चक्रण गति दोनों का बराबर योगदान होता है। अर्थात उनके जो मैग्नेटिक मूवमेंट के मान आते हैं उनमें कक्षीय गति का भी योगदान होता है, चक्रण गति का भी योगदान होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दी म्यू बराबर म्यू एल प्लस म्यू एस, अर्थात जो एफ ब्लॉक के एलिमेंटों में मैग्नेटिक मूवमेंट के मान आएंगे उनमें कक्षीय गति का भी योगदान होगा, चक्रण गति का भी योगदान होगा, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पर कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं आपके लिए, तो पहले मैं पूरे फॉर्मूले को यहाँ पर लिख देता हूं। पूरे फॉर्मूले को लिखने के बाद फिर मैं प्रत्येक फॉर्मूले पर डिस्कशन करूंगा और फिर इस सीरीज पर पूरी पर डिस्कशन करूंगा। और लेंथेनार्ड सीरीज के एलिमेंट अर्थात जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनकी पूरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करके इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है टॉपिक आप लोगों के लिए,
ठीक है ना। तो एक काम करता हूं, पहले तो इसको पूरी को मिटा के वो फॉर्मूले लिख के और फिर दोबारा से लेंथ एंड सीरीज के एलिमेंटों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पर हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो इसको तो मैं मिटा देता हूं और फॉर्मूला लिखकर फिर दोबारा से डिस्कशन करता हूं उसके मैग्नेटिक मूवमेंट पर। देखिए आप लोग बोर्ड पर, मैं यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं उनको लिख देता हूं आप लोगों के सामने, फिर डिस्कशन करता हूं। देखो म्यू टोटल बराबर म्यू एस प्लस म्यू एन। एक फॉर्मूला तो आपका ये है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ठीक है ना। एक आप लेके दे रखा है म्यू बराबर जी अंडर रूट जे जे प्लस 1। ठीक है ना, ये हो गया आप लोगों का 2। ठीक है ना। जी यहां पर कौन है, लिंडे फैक्टर, जी बराबर लिंडे फैक्टर, जी बराबर कौन है, लिंडे फैक्टर। ठीक है ना। एक दे रखा है जी बराबर 3/2 प्लस एस एस प्लस 1 माइनस एल एल प्लस 1 बटे 2jj प्लस 1, 2jj प्लस 1। ठीक है ना। ये दे रखा है आपका इक्वेशन नंबर 3। ठीक। उसके बाद आप लोगों का दे रखा है म्यू बराबर अंडर रूट जे जे प्लस 1, म्यू बराबर अंडर रूट जे जे प्लस 1। ये दे रखा है आप लोगों का इक्वेशन 4। ठीक है ना। पांचवा दे रखा है जे बराबर जे बराबर एल माइनस एस, और यहां पर दे रखा है, इसको दे दिया मैंने 5, और जे बराबर एल प्लस एस, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 6। ठीक है ना। 6 इक्वेशन हो गए। अब पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड पे कर दो। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, जितना भी आप लोगों का फोकस है वो पूरा बोर्ड पर कर दो आप लोग, क्योंकि अब इसका जितना भी कॉन्सेप्ट है लेंथ एंड सीरीज के एलिमेंटों का मैं पूरा आप लोगों को सामने निचोड़ के रख रहा हूं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने क्या बात बोली थी अभी थोड़ी देर पहले कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, उनके मैग्नेटिक मूवमेंट में, उनके चुंबकीय आघूर्ण के मानों में केवल एक ही गति का योगदान होता है। वो किसका योगदान होता है, चक्रण गति का, अर्थात स्पिन मोशन का योगदान होता है। ठीक है ना। किसका होता है, चक्रण गति का। और चक्रण गति का एक फॉर्मूला दे रखा म्यू एस बराबर अंडर रूट एन एन प्लस 2। एन वहां पर किसको शो कर रहा था, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, अर्थात नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंटों में एक गति चक्रण गति का योगदान होता है, और जिसके मान किस पर डिपेंड करते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। जिसके पास जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसके चुंबकीय आघूर्ण के मान उतने ही ज्यादा होंगे। लेकिन डी ब्लॉक के जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंटों में दोनों गति का बराबर योगदान होता है। अर्थात एफ ब्लॉक के जो मैग्नेटिक मूवमेंट के मान आते हैं उनमें कक्षीय गति का भी योगदान होता है और उनमें चक्रण गति का भी योगदान होता है। ठीक है ना। इसलिए यहां पर इस चीज का कोई महत्व नहीं है कि जिसके पास जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसके मैग्नेटिक मूवमेंट के मान ज्यादा होंगे, जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हो। देखो मैंने क्या बात बोली है कि डी ब्लॉक के एलिमेंटों में डी ब्लॉक के एलिमेंटों में चुंबकीय आघूर्ण के मान किस पर डिपेंड कर रहे थे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। जिसके पास जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके चुंबकीय आघूर्ण के मान उतने ही ज्यादा होते हैं। लेकिन एफ ब्लॉक के एलिमेंटों में इस चीज पर डिपेंड नहीं कर रहे। अर्थात इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके पास जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके चुंबकीय आघूर्ण के मान उतने ही ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहां पर दोनों ऑर्बिटलों का बराबर योगदान होता है। यहां पर कक्षीय गति का भी योगदान होता है, यहां पर चक्रण गति का भी योगदान होता है। इसलिए ये चीज डिपेंड नहीं करती कि जिसके पास जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसके चुंबकीय आघूर्ण के मान उतने ही ज्यादा होंगे। कैसे, इस टेबल में आप लोग देख सकते हो। एक बात बता मुझे यार, आपको होता है एफ ब्लॉक के अंदर, एफ जो ऑर्बिटल होती है, एफ ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 7 आ सकते हैं। अरे भाई उसकी 7 ऑर्बिटल ही तो होती है, 7 ऑर्बिटल होती है, उसके बाद आपको होता है पेयरिंग चालू हो जाती है। ठीक है ना। तो मैक्सिमम अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, 7। इसका मतलब तो ये निकला कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर इनके मान डिपेंड करते तो सबसे ज्यादा किसके आने चाहिए, 7 वाले के, अर्थात किसके आने चाहिए, जीडी के आने चाहिए। लेकिन आप लोगों को पता है जीडी की वैल्यू तो कितनी हो रही है, 8.2। और देखो इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 और इसके पास कितने हैं, 4, फिर भी इसके मान सबसे ज्यादा है। इस पूरी टेबल में सबसे ज्यादा मान किसके होते हैं, dy प्लस 30 और HO प्लस 30। यार ये कैसे हो गया। अभी हम क्या बोल रहे थे कि डी ब्लॉक के एलिमेंटों में चुंबकीय आघूर्ण के मान किस पर डिपेंड कर रहे थे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। जिसके पास जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे
उसके चुंबकीय आघूर्ण के मान उतने ज्यादा होंगे। लेकिन एफ ब्लॉक के एलिमेंटों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर आपके चुंबकीय आघूर्ण के मान डिपेंड नहीं कर रहे हैं। और इसी चीज को एक्सप्लेन कर रही है उसकी टेबल कैसे एक्सप्लेन कर रही है कि भाई सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके पास में जीडी के पास में, ठीक है ना, सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसके पास में, जीडी के पास में। इसका मतलब तो ये होगा सबसे ज्यादा जो चुंबकीय आघूर्ण के मान जीडी के आने चाहिए क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। लेकिन देखो जीडी के मान तो कितने आ रहे हैं 8.2, लेकिन जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 और 5 हैं उनके चुंबकीय आघूर्ण के मान इससे ज्यादा आ रहे हैं, अर्थात इसके कितने आ रहे हैं 10.5 और इसके कितने आ रहे हैं 10.5। इसका मतलब एक बात तो समझ में आ गई कि जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना उनमें ये चीज डिपेंड नहीं करती कि जिसके जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसके चुंबकीय आघूर्ण के मान उतने ही ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ किस में डिपेंड करेगा, डी ब्लॉक के एलिमेंटों में। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर एक बात बताओ कि भाई एफ ब्लॉक के एलिमेंटों में चुंबकीय आघूर्ण के मान अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर क्यों नहीं डिपेंड कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि एफ ब्लॉक के एलिमेंटों में दोनों ऑर्बिटलों का बराबर योगदान होता है, ठीक है ना। डी ब्लॉक के एलिमेंटों में चुंबकीय आघूर्ण के मान किसकी वजह से आ रहे थे, चक्रण गति की वजह से, और एफ ब्लॉक के एलिमेंटों में चुंबकीय आघूर्ण के मान कक्षीय गति की वजह से भी आ रहे हैं और चक्रण गति की वजह से आ रहे हैं, अर्थात उनका दोनों का बराबर योगदान होता है। स्पिन मोशन का भी होता है और ऑर्बिटल मोशन का भी होता है, दोनों का बराबर योगदान होता है, ठीक है ना। एक कंडीशन तो ये है। उसके बाद ये कुछ आप लोगों के लिए फॉर्मूले दे रखे हैं, तो फॉर्मूले के बारे में आप लोगों के लिए बता देता हूं। देखो यहाँ पर जो फॉर्मूले दे रखे हैं इनका मीन्स या इनको, जैसे कि यहाँ पर ये जी कौन है, जे की वैल्यू कैसे निकलती है, हम एस की वैल्यू कैसे काउंट करते हैं, एल की वैल्यू कैसे काउंट करते हैं, ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं दे रखा है। ये बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस में दे रखा है। तो जब आप लोग बीएससी थर्ड ईयर में हो जाओगे ना तब इन सारी चीजों का मतलब आएगा आप लोगों के सामने कि जी की वैल्यू कैसे काउंट करते हैं और ये जे की वैल्यू कैसे काउंट करते हैं, एस की वैल्यू कैसे काउंट करते हैं, एल की वैल्यू कैसे काउंट करते हैं। अभी आप लोगों को इनसे मतलब नहीं है, अभी तो आप सिर्फ इतना मतलब रखो कि सर ने हमको कितने फॉर्मूले लिखे हैं, 6 फॉर्मूले लिखाए हैं, ठीक है ना। इन वैल्यू को हम कैसे काउंट करते हैं ये हम लोगों के सिलेबस में नहीं दे रखा है। ये हम लोगों के लिए किसके सिलेबस में दे रखा है, बीएससी थर्ड ईयर में। तो जब आप लोग बीएससी थर्ड ईयर में आओगे ना तब इन चीजों का मतलब बताएंगे। अभी तो सिर्फ आप इतना मतलब रखो कि हम लोगों के लिए सर ने कितने एग्जाम्पल लिखाए हैं या कितने फॉर्मूले लिखाए हैं। हम लोगों के लिए सर ने 6 फॉर्मूले लिखाए हैं, तो 6 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। और एग्जाम में अगर एफ ब्लॉक की लेंथ एंड सीरीज के एलिमेंटों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पर अगर वो नोट्स लिखवाए या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पर अगर आप लोगों से डिस्कशन करवाए तो बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर 6 के 6 फॉर्मूले लिखने हैं। एग्जाम में जाकर 6 के 6 फॉर्मूले इनको लिखना है आप लोगों के लिए। अभी मैं बता देता हूं आप लोगों के लिए, इधर देखो पूरा ध्यान बोर्ड पर रखना। मैंने क्या बोली है कि एफ ब्लॉक के एलिमेंटों के मैग्नेटिक मूवमेंट के मान में कक्षीय गति, चक्रण गति का भी योगदान होता है और कक्षीय गति का भी योगदान होता है। ये यहाँ पर फॉर्मूला दे रखा है। म्यू किसको शो करता है, चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मूवमेंट को। म्यू बराबर जी अंडर रूट जे जे प्लस वन। यहाँ पर जी कौन है, लिंडे फैक्टर, ठीक है ना। जी की वैल्यू कैसे काउंट होती है, जी बराबर 3/2 प्लस एस एस प्लस 1 माइनस एल एल प्लस 1 बटे 2 जे जे प्लस 1, ठीक है ना। अभी वैल्यू कैसे काउंट करते हैं यहाँ पर नहीं दे रखी है, ठीक है ना। बीएससी थर्ड ईयर में दे रखी है हम लोगों के लिए, ठीक है ना। अब म्यू की जो टोटल वैल्यू होगी वो कंप्लीट फॉर्मूला होगा, वो होगा म्यू बराबर अंडर रूट जे जे प्लस 1, म्यू बराबर अंडर रूट जे जे प्लस 1। अब देखो जे बराबर यहाँ पर एक फॉर्मूला दे रखा है। ये 2 फॉर्मूला हमारे लिए फिलहाल में इंपॉर्टेंट है, ये 2 फॉर्मूले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके बेस पे मैं केमिस्ट्री बनाऊंगा एफ ब्लॉक की, ठीक है ना। एक फॉर्मूला दे रखा है जे बराबर एल माइनस एस और जे बराबर एल प्लस एस। और अब इस चीज का मैं आप लोगों के लिए रीजन दूंगा, ध्यान से समझना मेरी बात। अब मैं आप लोगों के लिए इस चीज का रीजन दूंगा कि एफ ब्लॉक के एलिमेंटों में चुंबकीय आघूर्ण के मान अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर क्यों नहीं डिपेंड करते। डी ब्लॉक इन पर तो डिपेंड कर रहे थे लेकिन एफ ब्लॉक इन पर डिपेंड नहीं कर रहे थे। कैसे कि इसके पास 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद ही इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा नहीं है। और इनकी वैल्यू देखो, इनके पास नंबर ऑफ अनप्रॉड इलेक्ट्रॉन 4 और 5 है लेकिन फिर भी इनकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है, तो वो चीज मुझे आप लोगों को समझानी है। तो पहले तो मुझे एक बात बताओ यार, जो एफ ऑर्बिटल होती है ना, एफ ऑर्बिटल, आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि एफ ऑर्बिटल में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। भाई एफ की 7 ऑर्बिटल होती हैं, 7 ऑर्बिटल होती है। एक ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन भरते हो तो 7 में 14 ही तो इलेक्ट्रॉन भरोगे। तो 2 कंडीशन बनती है, एक तो इसकी बनती है हाफ फील्ड, मतलब एक तो कंडीशन बनती है F1 से F6, ठीक है ना। एक कंडीशन बनती है F7 से और F14 तक, ठीक है ना। 2 कंडीशन आप लोगों के सामने लिख दी। एक तो लिख दी F1 से कहां तक इलेक्ट्रॉन लिख रहे हो, F6 तक, और एक कंडीशन मैंने बोल दी F7 से F14 तक, ठीक है ना। 2 कंडीशन लिख दी, एक तो F1 से F6 और एक लिख दी F7 से F14 तक, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना,
कि जिनके अंदर, ध्यान से समझना, जिनके अंदर कॉन्फ़िगरेशन F1 से F6 तक का होता है, ठीक है ना, जिन F ब्लॉक के एलिमेंटों में कॉन्फ़िगरेशन F1 से F6 तक होता है, ठीक है ना, F1 से F6 का होता है, उनके लिए फॉर्मूला लगता है आपके लिए J बराबर L माइनस एस, अर्थात आपकी ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन विपरीत दिशा में काम करते हैं, तो दोनों ही वैल्यू एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट किया। ऐसे बोल सकता हूं कि जब आप लोगों किसका F1 से F6 का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो इनमें लेंथेनर सीरीज के एलिमेंटों में, तो आप लोगों का फॉर्मूला लगेगा J बराबर L माइनस एस, अर्थात L और S की वैल्यू घट जाएगी, और अगर L और S की वैल्यू घट गई तो आपके मैग्नेटिक मूवमेंट के मान भी क्या होंगे, घट जाएंगे। अब डिपेंड यहां पर ये नहीं करेगा कि आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, एक बार फिर सुन लेना। जिन लेंथेनर सीरीज के एलिमेंटों का कॉन्फ़िगरेशन F1 से F6 तक का होता है, F1 से F6 तक का होता है, ठीक है ना, उनके अंदर फॉर्मूला लगता है J बराबर L माइनस एस, अर्थात यहां पर कितने ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो 5 हो 6 हो, वहां पर ये चीज डिपेंड नहीं करती, वहां पर J बराबर L माइनस एस फॉर्मूला लगेगा, जिससे L की वैल्यू और S की वैल्यू घट जाएगी, और अगर L और S की वैल्यू घट गई तो कॉमन सी बात है मैग्नेटिक मूवमेंट के मान आपके क्या आएंगे, कम। लेकिन जिनका कॉन्फ़िगरेशन F7 से F14 तक का होता है ना, उनके अंदर ये वैल्यू जुड़ जाती हैं, ठीक है ना, L और S की वैल्यू जुड़ जाती है, और कॉमन सी बात है अगर L और S की वैल्यू जुड़ गई मतलब ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन एक ही दिशा में काम करेंगी, और एक ही दिशा में काम करने की वजह से वैल्यू जुड़ जाएंगी, और अगर वैल्यू जुड़ गई तो कॉमन सी बात है वहां पर आपके मैग्नेटिक मूवमेंट के मान, चुंबकीय आघूर्ण के मान बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो सौबातन की एक बात बता दूं कि जिन लेंथेनर सीरीज के एलिमेंटों का कॉन्फ़िगरेशन F1 से F6 तक का होता है, उनके लिए फॉर्मूला लगेगा J बराबर L माइनस एस, अर्थात उनके लिए मैग्नेटिक मूवमेंट के मान क्या होते हैं, घट जाते हैं, क्योंकि L और S की वैल्यू घट जाएगी तो कॉमन सी बात है मैग्नेटिक मूवमेंट के मान घट जाएंगे। लेकिन जिनका कॉन्फ़िगरेशन F7 से F14 तक का होता है, ऐसे बोल सकता हूं हाफ फील्ड से ज्यादा का हो रहा है, ठीक है ना, हाफ फील्ड कितना होता है, F7 होता है, या हाफ फील्ड से ज्यादा F7 से F14 तक बोल सकता हूं। जिनका कॉन्फ़िगरेशन, जिन लेंथेनर सीरीज के एलिमेंटों का कॉन्फ़िगरेशन F7 से F14 तक का होता है, उनके लिए फॉर्मूला लगता है J बराबर L प्लस एस, अर्थात उनकी वैल्यू जुड़ जाती है, और अगर वैल्यू जुड़ जाएंगी तो आपके मैग्नेटिक मूवमेंट के मान भी क्या आएंगे, ज्यादा आएंगे, ठीक है ना। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, ठीक है ना। तो यहां पर वैल्यू आप लोगों को क्या होती है, ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है, और वैल्यू जुड़ने की वजह से यहां पर इन दोनों के मैग्नेटिक मूवमेंट के मान सबसे ज्यादा होते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आई है नहीं आई? इसका मतलब F ब्लॉक के एलिमेंटों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर आपके चुंबकीय आघूर्ण के मान डिपेंड नहीं करते, यहां पर डिपेंड करेंगे कि फॉर्मूला आप लोगों का J बराबर L माइनस एस लग रहा है या फॉर्मूला J बराबर L प्लस एस लग रहा है। अगर J बराबर L माइनस एस फॉर्मूला लगेगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट के मान घट जाएंगे, और अगर आपका फॉर्मूला J बराबर L प्लस एस लग रहा है तो आप लोगों के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट के मान बढ़ जाएंगे। अब मैं एक बार फिर बता देता हूं ये वैल्यू कैसे काउंट करते हैं, L की वैल्यू कैसे काउंट करते हैं, S की वैल्यू कैसे काउंट करते हैं, G की वैल्यू कैसे काउंट करते हैं, सब कुछ आपके बीएससी थर्ड ईयर में दे रखा है। मतलब ये चीज आप लोगों के बीएससी सेकंड ईयर के सिलेबस में नहीं दे रखा है, यहां पर सिर्फ ओनली फॉर्मूलेशन के बारे में बोल रखा है, ठीक है ना, और आगे की केमिस्ट्री नहीं दे रखी है। तो हम उतना ही डिस्कशन करेंगे जितना हम लोगों के सिलेबस में दे रखा है, ठीक है ना। आगे जाकर जब आप लोग बीएससी थर्ड ईयर में होंगे ना, तब मैं इन सारी चीजों को बताऊंगा कि L की वैल्यू कैसे काउंट करते हैं, J की वैल्यू कैसे काउंट करते हैं, S की वैल्यू कैसे काउंट करते हैं, L की वैल्यू कैसे काउंट करते हैं, ये फॉर्मूले की हम कैसे वैल्यू उनको निकालते हैं, ये सब कुछ आप लोगों के बीएससी थर्ड ईयर और आगे जाके एमएससी के सिलेबस में दे रखा है। मतलब ये बीएससी सेकंड ईयर के सिलेबस में नहीं दे रखा है। इसलिए आपको तो सिर्फ इतना करना है कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि लेंथेनर सीरीज के एलिमेंटों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोग लिखिए, तो आप लोग हेडिंग डाल के और जितना भी मैंने नोट्सों के अंदर लिख पड़ेगा बिल्कुल सीक्वेंस में उतार देना। और सबसे बड़ी बात ये, यहां पर मैंने कितने फॉर्मूले लिखाए हैं, 6 फॉर्मूले लिखाए हैं, बिल्कुल जिस तरीका से मैं नोट्सों में सीक्वेंस बनाकर फॉर्मूले लिख रखे हैं, आप लोग उसी सीक्वेंस में पूरे फॉर्मूले इनको लिख देना, ठीक है ना। टॉपिक को एक बार फिर से रिपीट करूंगा, लेकिन पहले एक बार इस टेबल पर डिस्कशन कर लेता हूं, ठीक है ना। आप टेंशन मत लो, अभी एक बार जितना भी मैंने अभी लेक्चर लिया ना, इसको दोबारा से एक बार फिर से लूंगा, जिससे कि आपके दिमाग में दोबारा से एक बार अच्छे से क्लिक हो जाए, ठीक है ना। अभी तो मैं पहले टेबल के बारे में डिस्कशन कर लेता हूं, टेबल को एक्सप्लेन करने के बाद दोबारा पूरे लेक्चर को फिर से एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि और अच्छी तरीके से हम लोगों के दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए, ठीक है। सुनो भैया, देखो
परमाणु क्रमांक में तो किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत ही नहीं है। आपसे मैंने पहले ही बोल दी कि आप लोगों को याद है ये तो, ठीक है ना। 58 से लेकर 71 तक की गिनती लिख दी, क्योंकि आपको पता है लेंथेनार्ड सीरीज कहां से चालू होती है, 58 से 71। और ये एलिमेंटों की तो मैंने बोली थी, आपको प्रत्येक स्टूडेंट को याद होंगे, ठीक है ना। और आपको पता है सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने कितनी कर दी, +3, क्योंकि आप लोग पता जो लेंथेनार्ड सीरीज के एलिमेंट होती है उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +3, जिसको हम पढ़ के आ गए, ठीक है ना। और +3 के अंदर इनका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, F1 से F14 तक होता है, F1 F2 F3 ऐसे करके कितने होते हैं, F14 तक होते हैं, ठीक है ना। इसका भी डिस्कशन हम कर चुके हैं। तो कॉमन सी बात है, ए युग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी, अरे भाई F1 में कितनी होगी 1, F2 में कितनी होगी 2, F3 में कितनी होगी 3, F4 में कितनी होगी 4, F5 में कितनी होगी 5, F6 में कितनी होगी 6 और F7 में कितनी होगी 7 हो गई फुल। अब उसके बाद आपको तब पेयरिंग चालू होगी तो ए युग्मित इलेक्ट्रॉन भी आपके घटते जाएंगे, देखो फिर उसके बाद घटते चले जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग चालू हो गई, युग्मन चालू हो गया एफ ब्लॉक में, ठीक है ना। जिस तरीके से हमने अभी थोड़ी देर पहले मैं डी में बताया था आप लोगों के लिए, ठीक है ना। और ये वैल्यू आपके प्रायोगिक मान है, या मतलब ये आपके कौन सी प्रैक्टिकल वैल्यू है। प्रायोगिक मान मतलब कौन सी आपकी प्रैक्टिकल वैल्यू है, तो ये वैल्यू आप लोग ध्यान में रख लेना। बस एक चीज विशेषकर ध्यान में रखना कि जो 4f सीरीज होती है, जो लेंथेनार्ड सीरीज होती है, उनमें सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट के मान आते हैं किसके, dy+30 और HO+30 कितने आते हैं 10.5 और 10.5। और उसका रीजन कोई पूछ ले कि भाई ऐसा क्यों होता है, तो आपका जवाब ये होगा कि वहां पर फॉर्मूला लगता है J बराबर L+S, और J बराबर L+S फॉर्मूला लगने के कारण आप लोगों की वैल्यू क्या होती है, जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है, इसलिए मैग्नेटिक मूवमेंट के मान ज्यादा आते हैं। कोई पूछ ले यार वैल्यू कैसे ऐड हो जाएंगी, तो आपका जवाब फिर ही होगा कि भाई एफ ब्लॉक के एलिमेंटों में कक्षीय गति और चक्र गति दोनों का बराबर योगदान होता है। तो जब वैल्यू ऐड होने का मतलब यह है कि कक्षीय गति और चक्र गति की एक ही दिशा होगी, और कॉमन सी बात है जब एक दिशा होगी तो इलेक्ट्रॉन एक दिशा होगी, एक डायरेक्शन होगी, तो कॉमन सी बात है कहीं ना कहीं पर जाके एक दूसरे जुड़ जाएंगे, और जुड़ जाएंगे तो कॉमन सी बात है मैग्नेटिक मूवमेंट की मान ज्यादा आएंगी। अरे यार ऐसे ही तो बोलते हैं, जैसे मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीका से लिख दिए, ठीक है ना। तो आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन भी क्लॉकवाइज है, ये इलेक्ट्रॉन भी क्लॉकवाइज है, इसकी भी वैल्यू कितनी है +हाफ, इसकी भी वैल्यू कितनी है +हाफ, और दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है, एक जैसी डायरेक्शन है ना, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, तो दोनों वैल्यू ऐड हो जाएंगी। इसका कितना लिखता हूं +हाफ, इसका कितना +हाफ, तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 1, इसका मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। लेकिन इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को मैं अपोजिट डायरेक्शन में लिखूं, ऐसे लिखूं, ये लो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होगी +हाफ और इसकी वैल्यू क्या होगी -हाफ, तो दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल आउट, तो वैल्यू क्या आ गई आप लोगों की 0। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई। तो यही काम यहां पर होता है कि जहां पर आपका फॉर्मूला लगता है ना J बराबर L-S, इसका मतलब ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन, मतलब कक्षीय गति और चक्र गति एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, अपोजिट काम करेंगे तो वो वैल्यू क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है, और कैंसिल आउट कर देंगे तो कॉमन सी बात है चुंबकीय आघूर्ण के मान कम आएंगे, ठीक है ना। लेकिन जब आप लोगों के लिए इस तरीका से इलेक्ट्रॉन लिखते हो आप लोग, इस तरीका से मतलब इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में, ठीक है ना, मतलब कक्षीय गति और चक्र गति एक ही दिशा में काम कर रही है, तो आपका फॉर्मूला लगेगा J बराबर L+S, तो एक ही दिशा में काम करेंगे तो वैल्यू कहीं ना कहीं पर जाकर जुड़ जाएंगे, और अगर वैल्यू जुड़ जाएंगे तो कॉमन सी बात है मैग्नेटिक मूवमेंट के मान ज्यादा आएंगे आप लोगों के। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। इसलिए जहां पर फॉर्मूला लगता है ना J बराबर L-S, वहां पर कक्षीय गति और चक्र गति विपरीत दिशा में काम करने के कारण एक दूसरे की वैल्यू को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट, जिससे चुंबकीय आघूर्ण के मान क्या होते हैं, घट जाते हैं। लेकिन जहां पर कक्षीय गति और चक्र गति एक ही दिशा में काम करती है, वहां पर फॉर्मूला लगता है J बराबर L+S, एक ही दिशा में काम करने के कारण वो वैल्यू क्या होंगी, जुड़ जाएंगे, तो कॉमन सी बात है मैग्नेटिक मूवमेंट के मान आपके बढ़ जाएंगे या इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है ना। ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट लेंथेनार्ड सीरीज के एलिमेंटों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का पूरा डिस्कशन है। बाकी का पूरा सीक्वेंस मैंने नोट्सों में लिखवा रखा है, नोट्स तो मैं कैसे लिखवा रखा है सब कुछ देख लेना, स्टडी मटेरियल में फोल्डर बना हुआ, वहां पर नोट्स पड़े हुए हैं। एक बात आप फिर सुन लो, अगर लेंथेनार्ड सीरीज के एलिमेंटों पर आप लोग की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पर अगर वो आप लोगों से नोट्स लिखवाए या आप लोगों से मैटर लिखवाए, तो जिस तरीका से मैंने नोट्सों के अंदर मेंशन कर रखी चीज बिल्कुल सीक्वेंस बना के लिख देना, और विशेषकर ये 6 के 6 फॉर्मूले प्रत्येक स्टूडेंट को याद होने चाहिए। एग्जाम आए तो बाकायदा आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मैं एक काम करता हूं कि जितना भी मैंने लेक्चर लिया उसको कम शब्दों में दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है ना। तो अब देख सुनो मेरी बात ध्यान से, आपका पूरे का फोकस मेरी तरफ होना चाहिए, पूरा फोकस, ठीक है ना। इसी टॉपिक को मैं बहुत ही कम शब्दों में बता देता हूं आप लोगों के लिए, जिससे एक बार दिमाग में क्लिक होकर दोबारा से अपना ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो भैया सुनो मेरी बात ध्यान से, आज का टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था लेंथेनार्ड सीरीज के एलिमेंटों की चौथी प्रॉपर्टी, जिसका नाम था कौन था, चुंबकीय गुण मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है ना। चौथी प्रॉपर्टी कौन सी होती है, लेंथेनार्ड सीरीज के एलिमेंटों की चुंबकीय गुण मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने ये बोली थी
कि कोई भी परमाणु हुआ, अणु हुआ या आयन हुआ, उसमें चुंबकीय आघूर्ण के मान किसकी वजह से आते हैं? इलेक्ट्रॉन की वजह से आते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, इलेक्ट्रॉन की वजह से ही आते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु, अणु या आयन में कितने प्रकार से गति करता है? 2 प्रकार से। एक गति तो उसकी कक्षीय गति होती है जिसको ऑर्बिटल मोशन बोलते हो और उसको म्यू एल से शो करते हो, और एक उसकी गति कौन सी होती है? चक्रण गति, जिसको स्पिन मोशन बोलते हो, और उसको किससे शो करते हो? म्यू एस से शो करते हो। ठीक है ना, तो म्यू एस से शो करते हो। अब भाई कक्षीय गति किसको बोलते हैं? कि भाई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षकों में गति करता रहता है, उसको आप कक्षीय गति बोलते हो। और अगर इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पर दूसरे इलेक्ट्रॉन को वाइब्रेट करता है या दूसरे इलेक्ट्रॉन से स्पिन करता है, तो कॉमन सी बात है उसकी स्पिन ऑर्बिटल मतलब स्पिन मोशन नाम की गति उत्पन्न होगी। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार से गति कर रहा है? 2 प्रकार से, एक कक्षीय गति, एक चक्रण गति। कक्षीय गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसको कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं, और चक्रण गति की वजह से जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसको चक्रण चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं, अर्थात स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है ना, अर्थात म्यू बराबर म्यू एल प्लस म्यू एस। ये म्यू किसको शो कर रहा है? मैग्नेटिक मूवमेंट को, अर्थात चुंबकीय आघूर्ण को। ठीक है, फिर मैंने इस बेसिक को कंप्लीट करवाने के बाद फिर मैंने बात की थी डी ब्लॉक के एलिमेंटों की, कि भाई जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, उनके अयुग्मित, उनके चुंबकीय आघूर्ण के मान किस पर डिपेंड करते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। जिसके पास जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसके चुंबकीय आघूर्ण के मान उतने ही ज्यादा होंगे। ठीक है ना, और वहां पर 2 ऑर्बिटल थी आपकी, एक तो सॉरी 2 गति थी, एक तो कक्षीय गति थी, एक चक्रण गति थी। और डी ब्लॉक के एलिमेंटों में जो चुंबकीय आघूर्ण के मान में योगदान होता है वो केवल चक्रण गति का होता है, कक्षीय गति का नहीं होता। वो कक्षीय गति का इसलिए नहीं होता क्योंकि कक्षीय गति से जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है ना, और लिगेंडों के द्वारा भी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, तो कक्षीय गति से भी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है और लिगेंडों के द्वारा भी हो रहा है, तो दोनों वैल्यू क्या कर देते हैं? एक दूसरे कैंसिल आउट। तो यहाँ पर डी ब्लॉक के एलिमेंटों में जो चुंबकीय आघूर्ण के मान सिर्फ एक ही गति पर डिपेंड करेंगे, और वो डिपेंड करेंगे केवल चक्रण गति पर। इसका मतलब फॉर्मूला लग जाएगा म्यू एस बराबर अंडर रूट एन एन प्लस 2। इसका मतलब एन किसको शो करता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। डी ब्लॉक के एलिमेंट, अब फॉर्मूले से एक चीज का पता लगता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंटों में चुंबकीय आघूर्ण के मान किस पर डिपेंड करेंगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। चलो ठीक है, ये बात हो गई डी की। फिर आते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट, एफ ब्लॉक की केमिस्ट्री पर। तो हम लोगों ने देखा कि एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं ना, उनमें चुंबकीय आघूर्ण के मानों में दोनों गतियों का बराबर योगदान होता है। कक्षीय गति का भी योगदान होता है, चक्रण गति का भी योगदान होता है। ठीक है ना, कक्षीय गति का भी योगदान होता है, चक्रण गति का भी योगदान होता है। इसलिए यहां पर यह चीज डिपेंड नहीं करती कि जिसके पास जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसके चुंबकीय आघूर्ण के मान उतने ज्यादा होंगे। और ये इस सारणी में देख लो भाई, इसके पास सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा नहीं है, जबकि इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए लेकिन वैल्यू नहीं है। और देखो इनके पास 4 और 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी भाई इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7, फिर भी इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा नहीं है। और इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 और 5, लेकिन फिर भी इनकी वैल्यू ज्यादा है। ठीक है ना, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले लिख रखे हैं। तो देखो ये फॉर्मूले तो इस तरीका से मैंने लिख रखे हैं। ठीक है ना, इनका ज्यादा यहाँ पर रोल नहीं दे रखा है, हम लोगों के लिए बीएससी थर्ड ईयर में दे रखा है। तो यहाँ पर तो सिर्फ आपको इस सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं। जो हमारे लिए मेन फॉर्मूला था ना, वो अपना फॉर्मूला नंबर 5 और फॉर्मूला नंबर 6 था। ठीक है ना, जिनमें हमने बात की जे बराबर एल माइनस एस और जे बराबर एल प्लस एस। जे बराबर एल माइनस एस का मतलब ये होता है कि कक्षीय गति और चक्रण गति अपोजिट दिशा में काम कर रही है, और जे बराबर एल प्लस एस का मतलब ये होता है कि कक्षीय गति और चक्रण गति एक ही दिशा में काम कर रही है। तो यहाँ पर अपोजिट दिशा में काम करेंगी तो वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, अर्थात चुंबकीय आघूर्ण के मान घट जाएंगे। और यहाँ पर दोनों गति एक ही दिशा में काम करेंगे, जिधर कक्षीय गति जा रही है उधर ही चक्रण गति जा रही है, तो कॉमन सी बात है वैल्यू आप लोगों की ऐड हो जाएंगी। तो कॉमन सी बात है चुंबकीय आघूर्ण के मान, मैग्नेटिक मूवमेंट के मान क्या होंगे? ज्यादा आएंगे। ठीक है ना, तो ये आप लोगों के लिए रीजन था। ठीक है ना, इसके लिए दे दिया कि जिनका कॉन्फिगरेशन F1 से F6 का होता है उनके लिए फॉर्मूला लगता है जे बराबर एल माइनस एस, अर्थात जिनका कॉन्फ़िगरेशन F1 से F6 का मतलब हुआ हाफ फील्ड से अगर कम आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन, F1 से F6 हाफ फील्ड से कम ही हो रहा है। ठीक है ना, हाफ फील्ड से अगर कम है, या ऐसे बोल सकता हूं F1 से F6 का जिनका कॉन्फ़िगरेशन होता है या जिन लेंथेनार्ड सीरीज के एलिमेंटों का कॉन्फ़िगरेशन होता है उनके लिए फॉर्मूला लगता है जे बराबर एल माइनस एस, अर्थात चुंबकीय आघूर्ण के मान क्या होते हैं? घट जाते हैं माइनस की वजह से। ठीक है ना, और जिनका कॉन्फ़िगरेशन F7 से F14 का होता है ना, जिन लेंथेनार्ड सीरीज के एलिमेंटों का कॉन्फ़िगरेशन F7 से F14 का होता है उनके लिए फॉर्मूला लगता है जे बराबर एल प्लस एस, अर्थात कक्षीय गति और चक्रण गति एक ही दिशा में काम करने की वजह से उनके चुंबकीय आघूर्ण के मान बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, और आप लोगों के चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू एफ ब्लॉक के एलिमेंटों में प्रदर्शित हो जाती है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? इसका मतलब सौभातन की एक बात ये निकली कि डी ब्लॉक के एलिमेंटों में, आप समझना, सौभातन की एक बात बोल देता हूं, डी ब्लॉक के एलिमेंटों में चुंबकीय आघूर्ण के मान किस पर डिपेंड करेंगे? ओनली सिर्फ चक्रण गति पर। ठीक है ना, और एफ ब्लॉक के एलिमेंटों में चुंबकीय आघूर्ण के मान
चक्रण गति के साथ साथ किस पर भी डिपेंड करेंगे, कच्ची गति पर। ठीक है ना, दो बात बोल रहा हूं इसके बारे में, एक बार फिर से सुनो ना मेरे स्टेटमेंट को। मैं ये बोल रहा हूं कि डी ब्लॉक के एलिमेंटों में चुंबकीय आघूर्ण के मान किस पर डिपेंड कर रहे हैं, ओनली सिर्फ चक्रण गति पर, कच्ची गति पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट है उनमें चुंबकीय आघूर्ण के मान कच्ची गति पर भी डिपेंड कर रहे हैं और चक्रण गति पर भी डिपेंड कर रहे हैं। एक स्टेटमेंट तो ये बोला, और दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला है कि डी ब्लॉक के एलिमेंटों के अंदर चुंबकीय आघूर्ण के मान किस पर डिपेंड कर रहे हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। जिसके पास जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसके चुंबकीय आघूर्ण के मान उतने ही ज्यादा होंगे। लेकिन एफ ब्लॉक के एलिमेंटों में चुंबकीय आघूर्ण के मान अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। वहां पर डिपेंड किस पर कर रहे हैं, दो फॉर्मूले, एक तो J बराबर L माइनस एस और J बराबर L प्लस एस। अगर ये फॉर्मूला लग गया J बराबर L माइनस एस तो वैल्यू आप लोगों की घट जाएगी, और अगर फॉर्मूला लग गया J बराबर L प्लस एस तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आप लोगों की बढ़ जाएगी। बस ये टॉपिक है इसका। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, ठीक है ना। एक बार लेक्चर को खत्म करने से पहले मैं एक बार फिर से इस स्टेटमेंट को रिपीट कर देता हूं। भैया मैं ये बोल रहा हूं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट होते ना, उनके चुंबकीय आघूर्ण के मानों में सिर्फ एक ही गति का योगदान होता है, और वो कौन सी होती है, चक्रण गति अर्थात स्पिन मोशन। लेकिन जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, उनमें दोनों गतियों का बराबर योगदान होता है, कच्ची गति का भी योगदान होता है और चक्रण गति का भी होता है, अर्थात ऑर्बिटल मोशन का भी होता है और स्पिन मोशन का भी होता है। एक स्टेटमेंट तो मैंने ये बोला लास्ट में फाइनल, और दूसरे स्टेटमेंट मैंने ये बोला कि डी ब्लॉक के एलिमेंटों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर हमके चुंबकीय आघूर्ण के मान डिपेंड करेंगे। जिसके पास जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसके चुंबकीय आघूर्ण के मान उतने ही ज्यादा होंगे। लेकिन एफ ब्लॉक के एलिमेंटों में चुंबकीय आघूर्ण के मान अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि जिसके पास जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसके चुंबकीय आघूर्ण के मान उतने ही ज्यादा होंगे। ये डिपेंड नहीं करेगा। डिपेंड किस पर कर रहे हैं, डिपेंड यहां पर फॉर्मूला पर कर रहे हैं। अगर किसी के अंदर फॉर्मूला J बराबर L माइनस एस लग रहा है तो उसके लिए मैग्नेटिक मूवमेंट के मान या चुंबकीय आघूर्ण के मान घट जाएंगे, और जिनके लिए फॉर्मूला J बराबर L प्लस एस लग रहा है उनके लिए चुंबकीय आघूर्ण के मान या मैग्नेटिक मूवमेंट के मान बढ़ जाएंगे। मेरी बात आप लोग समझ में आ गए ना। और ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, J बराबर L माइनस एस फॉर्मूला कब लगेगा, जब फॉर्मूला क्या हो, जब आप लोगों का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, F1 से F6 का। ठीक है ना, जिन लेंथेनर सीरीज के एलिमेंटों का कॉन्फ़िगरेशन F1 से F6 का होगा उनके लिए फॉर्मूला लगेगा J बराबर L माइनस एस, और जिनके लिए फॉर्मूला F7 से F14 का होगा उनके लिए फॉर्मूला लगेगा J बराबर L प्लस एस। ये बात आप लोगों की ये हो जाती है, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट ये लगाते हैं कि सर हमको कैसे पता लगेगा कि कब तो J बराबर L माइनस एस फॉर्मूला लग रहा है और सर कब J बराबर L प्लस एस फॉर्मूला लग रहा है, तो उसका भी मैंने रीजन दे दिया। अगर लेंथेनर सीरीज के एलिमेंटों का कॉन्फ़िगरेशन F1 से F6 का आ रहा है तो फॉर्मूला लगेगा J बराबर L माइनस एस, अर्थात वैल्यू घट जाएगी। और अगर लेंथेनर सीरीज के एलिमेंटों का कॉन्फ़िगरेशन F7 से F14 तक का आ रहा है तो फॉर्मूला लगेगा J बराबर L प्लस एस, अर्थात आप लोगों की वैल्यू जुड़ जाएगी तो चुंबकीय आघूर्ण के मान या मैग्नेटिक मूवमेंट के मान ज्यादा प्राप्त होंगे। बस ये सीधी सी बात है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के इस लेक्चर में हमने कौन से टॉपिक को क्लियर किया, मैग्नेटिक मूवमेंट को, चुंबकीय आघूर्ण को। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैग्नेटिक मूवमेंट, चुंबकीय गुण जो इसकी प्रॉपर्टीज है ना, इसको शुरू से लेकर के लास्ट तक इसके एक एक वर्ड का एनालिसिस करना, पूरे को ध्यान से समझ कर चलना, ठीक है ना। अगर कहीं पर भी किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इससे रिलेटेड, बिल्कुल आप लोग मेरे से कॉल करके पूछ लेना। इस टॉपिक में किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कंफ्यूज पैदा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मैंने मेरी तरफ से टॉपिक को 100% एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन फिर भी अगर किसी स्टूडेंट के कुछ दिमाग में 21-20 चल रही है टॉपिक से रिलेटेड, बिल्कुल आप सभी के पास मेरा फोन नंबर है, आप लोग मुझे कॉल करके पूछ लेना, ठीक है ना। बस डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए जो लेंथेनर सीरीज के एलिमेंटों की चौथी प्रॉपर्टी है चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, टॉपिक को शुरू से लेकर और लास्ट तक इसके एक एक वर्ड का एनालिसिस करके पढ़ना, ठीक है ना। कहीं पर भी अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे आप लोग मेरे से कॉल करके पूछ लेना, डाउट नहीं होना चाहिए। बस पहले कोशिश करना, खुद समझने की कोशिश करना कि आखिरकार टॉपिक बोल क्या रहा है। पहले लैंग्वेज को खुद अच्छी तरीके देखना कि यार सर ने लैंग्वेज में क्या लिखा रखा है, फिर पूरी लैंग्वेज का आप एनालिसिस करना कि आखिरकार टॉपिक बोल क्या रहा है, ठीक है ना। पहले तो लेक्चर ले लेना, लेक्चर लेने के बाद फिर पूरी लैंग्वेज का, पूरी टेबल का आप एनालिसिस करके देखना कि आखिरकार टॉपिक बोल क्या रहा है, ठीक है ना। जब आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सा टॉपिक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं पर भी अगर 21-20 लगी कुछ दिमाग में कि यार ये कैसे क्लिक हो रहा है, तो बिल्कुल आप लोग मेरे से कॉल करके पूछ लेना। बस किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर तो हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखना।